प्रिय छात्राओं, आज हम बीए तृतीय वर्ष हिंदी साहित्य प्रकरण हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र और हमारी जो पाठ्य पुस्तक है आधुनिक हिंदी कविता, उसमें संकलित अज्ञेय की जो कविता है युद्धविराम शीर्षक जो कविता है उसके 4 पदों की सप्रसंग व्याख्याएं हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। आज हम इस वीडियो में हम 5वां पद से सप्रसंग व्याख्याएं प्रारंभ करेंगे। तो कृपया करके छात्राएं विद्यार्थी प्रस्तुत वीडियो को ध्यान से देखें, सुनें, इसका विवेचन विश्लेषण करें और विवेचन विश्लेषण के उपरांत प्रस्तुत वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। तो इस वीडियो में हम युद्धविराम कविता के शेष पदों की हम व्याख्याएं करेंगे और यदि समय रहेगा तो अज्ञेय द्वारा विरचित जो पुल बनाएंगे शीर्षक कविता है उसकी भी हम सप्रसंग व्याख्याएं करेंगे। तो 5वां पद है, उसको हम पहले पढ़ते हैं। बंदूक के कुंदे से हल्के हत्थे की छुअन हमें अब भी अधिक चिकनी लगती है, संगीन की धार से हल्के फाल की चमक अब भी अधिक शीतल, और हम मान लेते हैं कि उधर भी मानव था और है। उधर भी बच्चे किलकते और नारियां दुलारती हैं, उधर भी मेहनत की सूखी रोटी की बरकत लूट की बोटियों से अधिक हैं। अब ये जो प्रस्तुत पद्यांश है इसकी हम व्याख्या के जो 4 सोपान होते हैं, संदर्भ, प्रसंग, भावार्थ और कलात्मक सौंदर्य, उसके आधार पर हम प्रस्तुत पद्यांश की सप्रसंग व्याख्याएं करेंगे। तो नंबर 1, इसका संदर्भ लेते हैं। प्रस्तुत अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक आधुनिक हिंदी कविता, जो कि बीए तृतीय वर्ष के ऐच्छिक हिंदी के प्रथम प्रश्न पत्र में संकलित है और अज्ञेय द्वारा विरचित, अज्ञेय का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञेय, द्वारा विरचित युद्धविराम कविता से उद्धृत है, अवतरित है, लिया गया है। युद्धविराम कविता में अज्ञेय जी ने युद्ध की आशंका है उसको चित्रित किया है। तो ये इसका संदर्भ हो गया। अब हम इसके प्रसंग के बारे में चर्चा करते हैं, जो कि व्याख्या का दूसरा सोपान होता है। प्रस्तुत पद्यांश में पड़ोसी शत्रु देशों की आम जनता से तुलना करते हुए बताया गया है कि स्वार्थी शासक युद्ध विराम नहीं चाहते हैं, युद्ध को रोकना नहीं चाहते हैं, और जबकि युद्ध की जो विभीषिका है उसका जो दुष्परिणाम है वो गहरा होता है। पिछले कई युद्धों से हम ये वाकिफ हो चुके हैं, परिचित हो चुके हैं कि युद्ध का अंजाम बुरा होता है। युद्ध से तन मन धन की हानि होती है, देश का आर्थिक विकास अवरुद्ध हो जाता है और उसकी गति है वो रुक जाती है और काफ़ी जन धन की हानि का सामना करना पड़ता है। तो इस कारण से क्या है, युद्ध को जहाँ तक संभव हो सके उसको रोकना चाहिए और उसके स्थान पर शांति स्थापित करनी चाहिए। तो ये इस पद्यांश का
प्रसंग है। अब हम व्याख्या का तीसरा सोपान भावार्थ है। भावार्थ प्रस्तुत पद्यांश का हम भावार्थ देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में कवि मानवतावादी भावना प्रकट करते हुए कहता है कि बंदूक के कुंदे, बंदूक की जो नोक है वो हिंसा, युद्ध, अशांति के प्रतीक है। हमें बंदूक के कुंदे कठोर लगते हैं, उनकी अपेक्षा हमें हल्के हत्थे का स्पर्श अधिक चिकना और अच्छा लगता है, क्योंकि हल से किसान अन्न उत्पन्न करता है, खेती करता है, जबकि बंदूक से क्या है, विनाश होता है। इसी प्रकार संगीन की पैनी नोक की अपेक्षा हमें हल्के फाल की चमक अधिक सुखद, सुंदर और शीतल लगती है। आज से यह है कि युद्ध, अशांति एवं विनाश की अपेक्षा परिश्रम पूर्वक जीवन यापन करना, मानवीय आचरण अपनाना तथा शांति पूर्वक अपना दायित्व निभाना हमें अच्छा लगता है। हम ये भी अच्छी तरह मानते हैं कि मानव पहले भी वही था और अब भी वही है। मानवता अब भी मौजूद है, क्योंकि मानवता अभी जिंदा है। शत्रु देशों में बच्चों की किलकारियां सुनाई देती है, माताओं का दुलार भी वहाँ दिखाई देता है और परिश्रम पूर्वक सूखी रोटी मिल जाने को ही वहाँ की बरकत मानी जाती है, समृद्धि मानी जाती है। इस तरह हमारे देश की आम जनता की तरह वहाँ भी मानवीय भावनाएं जीवित हैं, जिंदा है, और वहाँ के लोग लूटपाट व हिंसा से प्राप्त बोटियों की अपेक्षा मेहनती जीवन को महत्व देते हैं। परंतु स्वार्थी, सत्ता लोभी शासक युद्ध उन्माद से ग्रस्त रहकर जन भावना का सम्मान नहीं करते हैं। उनको तो हर समय क्या है, येन केन प्रकारेण युद्ध की आशंका है, उसकी ओर वो आकर्षित होते हैं। तो प्रस्तुत पद्यांश का ये सरल अर्थ है, ये भावार्थ है। अब हम प्रस्तुत पद्यांश का कलात्मक सौंदर्य या व्याख्या का जो चौथा सोपान होता है, काव्य सौंदर्य, कलात्मक सौंदर्य, साहित्यिक सामाजिक विश्लेषण या विशेष या टिप्पणी, उसकी तरफ ध्यान आकृष्ट करते हैं या ध्यान देते हैं। तो प्रस्तुत पद्यांश में या उक्त पद्यांश में कवि ने मानवतावादी स्वर और मानवीय संवेदना व्यक्त की है। युद्ध विराम होने पर भी सत्ता लोलुप लोग अशांति फैला रहे हैं, ये चिंतनीय है, ये विचारणीय बिंदु है। प्रस्तुत पद में प्रतीकात्मकता प्रशस्त है, व्यतिरेक, पर्यायोक्ति, अलंकारों का सुंदर प्रयोग हुआ है, शब्दावली अत्यंत प्रखर है और मार्मिक है। प्रस्तुत पद्यांश की भाषा शैली सहज, सरल, सुबोध और कवि के भावों को व्यक्त करने में पूर्ण रूप से सक्षम और समर्थ है। अगला युद्ध विराम कविता का छठा पद लेते हैं। पर अभी कुछ नहीं बदला है, क्योंकि उधर का निजाम अभी उधर के किसान को नहीं देता आज़ादी, आत्मनिर्णय, आराम, ईमानदारी का अधिकार। अब हम इस पद्यांश की व्याख्या के 4 सोपानों के आधार पर सप्रसंग व्याख्याएं करते हैं। व्याख्या के पिछले वीडियो में कई बार मैंने व्याख्या के जो 4 सोपान होते हैं उसके बारे में विस्तृत चर्चा की थी। मैं पुनः उसको दोहरा देता हूँ। व्याख्या के 4 सोपान होते हैं। नंबर 1 संदर्भ, नंबर 2 प्रसंग, नंबर 3 भावार्थ, नंबर 4 कलात्मक सौंदर्य। संदर्भ में प्रस्तुत पद्यांश के अंदर कवि
और प्रस्तुत पद्यांश कहाँ से अवतरित है, उद्धृत है, लिया गया है, किस कवि ने इस पद्यांश का सर्जन किया है और किस कवि की कौन सी कृति में प्रस्तुत पद्यांश संकलित है, यानी कवि और पद्यांश के बारे में जानकारी संदर्भ के अंतर्गत पूछी जाती है। और प्रसंग में प्रस्तुत पद्यांश में कवि क्या कहना चाहता है, उसका मंतव्य, उसका मूल उद्देश्य क्या है, इसके बारे में जानकारी पूछी जाती है। प्रसंग पद्यांश के अटैच होता है, संलग्न होता है और संदर्भ थोड़ा दूर होता है। और भावार्थ या सरल अर्थ, हर समय भावार्थ और सरल अर्थ कठिनता से सरलता की ओर अग्रसर होता है। यानी भावार्थ और सरल अर्थ में क्या होता है कि जो कठिन जो पद्यांश है उसको सहज और सरल उसका क्या है भावार्थ कर दिया जाता है, उसका अनुवाद कर दिया जाता है, जिससे आम विद्यार्थी, हिंदी विषय के इतर विद्यार्थी भी क्या है उसको आसानी से उसका जो मूल उद्देश्य है, उसका भावार्थ है, उसका मूल मकसद है, उसको वो समझ सकते हैं। तो ये होता है भावार्थ। और चौथा जो सोपान होता है व्याख्या का, कलात्मक सौंदर्य, काव्य सौंदर्य या पद्यांश का साहित्यिक सामाजिक विश्लेषण या प्रस्तुत पद्यांश में क्या विशेष है या इस पर टिप्पणी ये पूछी जाती है। अब विशेष के अंदर या काव्य सौंदर्य के अंतर्गत व्याकरण की दृष्टि से इसकी भाषा शैली कैसी है, इसमें व्याकरण के कौन से तत्व या सोपान इसमें चित्रित हुए हैं या कवि ने काम में लिए हैं, जिसमें संधि, सर्वनाम, उपसर्ग, प्रत्यय या शब्दावली कैसी है, तत्समय, तद्भव, देशज है या विदेशी है या आंचलिक शब्दावली का प्रयोग किया है। इस तरह ये व्याकरण की दृष्टि से इसमें क्या क्या चीज़ें पूछी गई है या उनका इसमें चित्रण हुआ है। और काव्य शास्त्रीय दृष्टि से इसमें कौन सा रस है और कौन सा इसके अंदर अलंकार है और कौन सी काव्य रीति है, काव्य गुण है, काव्य दोष है, या इसमें कौन सी वक्रोक्ति है या क्या इसमें चित्रित हुआ है, ये सारी चीज़ें व्याकरण की दृष्टि से ये पूछी जाती है। तो अब हम प्रस्तुत पद्यांश की व्याख्या के 4 सोपानों के आधार पर इसकी सप्रसंग व्याख्या करते हैं। नंबर 1, इसका संदर्भ लेते हैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक आधुनिक हिंदी कविता में संकलित अज्ञे द्वारा रचित युद्ध विराम शीर्षक कविता से उद्धृत है, अवतरित है, लिया गया है। और अज्ञे का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञे है। ये प्रयोगवाद के जनक और नई कविता के अग्रदूत माने जाते हैं और है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अज्ञे ने आधुनिक कविता को नवीन रूप प्रदान किया है। या हम आधुनिक कविता की एक रूपरेखा यदि हम उसकी खींचते हैं तो उसमें पहला भारतेंदु युग, दूसरा द्विवेद युग, तीसरा छायावाद, चौथा प्रगतिवाद और पांचवा प्रयोगवाद और छठा नई कविता। तो प्रयोगवाद और नई कविता के लिए अज्ञे का जो योगदान है वो अविस्मरणीय है, कभी भुलाया नहीं जा सकता है। तो ये प्रयोगवाद के प्रमुख कवि हैं या प्रवर्तक कवि हैं। तो ये इसका संदर्भ हो गया। अब हम इसके प्रसंग के बारे में चर्चा करते हैं, जो कि व्याख्या का दूसरा सोपान है। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने देशों में चल रहे तानाशाही शासन को सीमा पर अशांति का कारण बताया है। सीमा पे जो तनाव है, अशांति है, उसका कारण है पड़ोसी देशों में आपस में जो मनमुटाव चल रहा है आपस में, उसको इसमें
चित्रित किया गया है। अब हम व्याख्या का तीसरा सोपान, इसका भावार्थ देखते हैं, सरल अर्थ देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में कवि कहता है कि हमारे पड़ोस के देशों में अथवा शत्रु राष्ट्रों में अभी भी कुछ नहीं बदला है, अभी भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। वहाँ पर अभी भी युद्ध का उन्माद बना हुआ है, क्योंकि वहाँ का शासक सत्ता लोभी है, सत्ता में बना रहना चाहता है और सत्ता का वो मिसयूज कर रहा है, दुरुपयोग कर रहा है। वह आम जनता को आज़ादी नहीं देना चाहता है। वह अपने देश के किसानों को अर्थात वहाँ के आम नागरिकों को आत्मनिर्णय करने का, आराम से रहने का और ईमानदारी से जीवन यापन का अधिकार नहीं देना चाहता है। वो निरंकुश बनना चाहता है। इसी से वहाँ पर भी और हमारी सीमाओं पर भी अशांति बढ़ रही है। इसका दुष्परिणाम ये निकल रहा है, जो सत्ता लोभी होते हैं, सत्ता लोलुप होते हैं, जो निरंकुश होते हैं, वो क्या है, सीमाओं पर अशांति फैलाए रखते हैं। तो ये इस पद्यांश का भावार्थ है, सरल अर्थ है। अब हम व्याख्या का चौथा सोपान है, इसका कलात्मक सौंदर्य हम देखते हैं। तो उक्त पद्यांश में या प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने पड़ोसी देशों में चलने वाले सैनिक शासन पर आक्षेप किया है, व्यंग किया है, उसकी निंदा की है। शासक जब सत्ता लोभी हो जाता है तो वह आम जनता को आत्मनिर्णय और आज़ादी आदि के अधिकारों से वंचित रखता है। यहाँ कवि का यही आशय है। और प्रस्तुत पद्यांश में मानवतावादी भावना की सशक्त व्यंजना हुई है और प्रस्तुत पद्यांश में अनुप्रास, उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों का सुंदर प्रयोग हुआ है। और प्रस्तुत पद्यांश की भाषा शैली सहज, सरल, सुबोध और कवि के भावों को व्यक्त करने में पूर्ण रूप से समर्थ है, सक्षम है। अब हम सातवां जो पद्यांश है प्रस्तुत कविता का, उसको पढ़ते हैं। नहीं, अभी कुछ नहीं बदला है, कुछ नहीं रुका है, अब भी हमारी धरती पर वैर की जलती पगडंडियाँ दिख जाती हैं, अब भी हमारे आकाश पर धुएं की रेखाएं अंधी चुनौती लिख जाती हैं, अभी कुछ नहीं चुका है देश के जन जन का यह स्नेह और विश्वास जो हमें बताता है कि हम भारत के लाल हैं। अब हम प्रस्तुत पद्यांश की सप्रश्न व्याख्याएँ करते हैं। व्याख्या के जो 4 सोपान होते हैं उसके आधार पर इसकी समीक्षा करते हैं, इसका विवेचन विश्लेषण करते हैं। तो नंबर 1 लेते हैं, इसका संदर्भ। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आधुनिक हिंदी कविता में संकलित अग्गी द्वारा रचित युद्ध विराम कविता से लिया गया है, उद्धृत है, अवतरित है। तो ये इसका संदर्भ हो गया। अब हम व्याख्या का दूसरा सोपान, इसका प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में कवि बताता है कि युद्ध विराम हो गया है, परंतु अभी तक अशांति और शत्रुता का अंत नहीं हुआ है। इसी बात का इस पद्यांश में चित्रण या वर्णन किया गया है। अब हम व्याख्या का तीसरा जो सोपान है, इसका भावार्थ देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में कवि अज्ञे कहता है कि युद्ध विराम भले ही हो गया है, किंतु अभी तक कुछ नहीं बदला है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ है और शत्रुता का भाव भी नहीं रुका है। दो देशों में सीमाओं पे आज भी तनाव यथावत बना हुआ है, उसमें किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं आया है। अब भी हमारी धरती पर शत्रुता की ज्वलंत अनेक छोटी छोटी घटनाएं स्पष्ट दिखाई देती है। अब भी अनेक बार वैर विरोध की लपटें उठ जाती है, वो सुलग उठती है
और उनसे हमारे आकाश अर्थात देश के परिवेश में धुएं की काली लकीरें, रेखाएं उठती हुई दिखाई देती है, जो देश में शांति स्थापना के लिए चुनौती बन जाती है। ये हमारे लिए चैलेंज बन जाती है और हमको क्या है, इन चुनौतियों से सामना करना पड़ता है। इस तरह विनाश विध्वंस की आशंका बनी रहती है। शत्रु राष्ट्रों के प्रति विरोध का स्वर उभरता रहता है। इसलिए अभी भी सावधानी रखने की आवश्यकता है, सावचेत रहना है, सतर्क रहना है। कवि अंत में कहता है कि भारतीय जनता में परस्पर स्नेह और विश्वास बढ़ रहा है, परस्पर एकता की भावना बढ़ रही है। इससे हमें स्पष्ट प्रतीत होता है कि हम सब भारत माता के पुत्र हैं, भारत माता के लाल हैं, इसकी संतान हैं और इसमें शांति सद्भाव की स्थापना के लिए सदैव हमें सजग रहना है, या हम सदैव सजग रहते हैं। तो ये इसका भावार्थ है, सरल अर्थ है। अब हम प्रस्तुत पद्यांश का कलात्मक सौंदर्य, जो कि व्याख्या का चौथा सोपान है, उसको देखते हैं, उसकी समीक्षा करते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने भारतीयों के परस्पर स्नेह सद्भाव को लेकर देश प्रेम का स्वर व्यक्त किया है, क्योंकि राष्ट्र सर्वोपरि होता है। पहले राष्ट्र है, उसके बाद में कुछ और है। अशांति की, प्रस्तुत पद्यांश में अशांति की आशंका होने पर भी सभी भारतीय शांति चाहते हैं। यही कवि का अभिप्रेत है, यही उसका मकसद है, मूल उद्देश्य है। प्रस्तुत पद्यांश में पर्यायोक्ति, रूपक एवं काव्यलिंग अलंकारों का सुंदर प्रयोग हुआ है और प्रस्तुत पद्यांश की भाषा शैली से सरल, सुबोध और कवि के भावों को व्यक्त करने में पूर्ण रूप से सक्षम और समर्थ है। अब हम युद्धविराम कविता का 8वां और अंतिम पद है, उसकी हम सेपरेशन व्याख्याएं करेंगे। तो पहले इसको पढ़ते हैं। वे हमें ये भी याद दिलाता है कि हम इस पन्न भू के क्षिति सीमांत के धीर दृढ़ वृत्ति दिग्पाल हैं। हमें बल दो देशवासियों, क्योंकि तुम बल हो, तेज दो जो तेजस हो, ओज दो जो ओजस हो, क्षमा दो जो सहिष्णुता दो, तप दो हमें ज्योति दो देशवासियों, हमें कर्म कौशल दो, क्योंकि अभी कुछ नहीं बदला है, अभी कुछ नहीं बदला है। अब हम प्रस्तुत कवितांश का या पद्यावतरण का व्याख्या के 4 सोपानों के आधार पर इसकी समीक्षा करते हैं, इसका विवेचन विश्लेषण करते हैं। तो नंबर 1, इसका संदर्भ। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आधुनिक हिंदी कविता, जो कि BA तृतीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र में संकलित है। आधुनिक हिंदी कविता में संकलित सच्चिदानंद हीरानंद बादसेन अज्ञे द्वारा विरचित या रचित युद्धविराम कविता से उद्धृत है, अवतरित है, लिया गया है। अब हम इसका प्रसंग देखते हैं, कवितांश का या पद्यांश का। प्रस्तुत पद्यावतरण में कवि ने देशवासियों को सजग सावधान रहने का संदेश दिया है। अब हम व्याख्या का जो तीसरा सोपान है, प्रस्तुत पद्यांश का भावार्थ देखते हैं। प्रस्तुत पद्यावतरण में कवि कहता है कि हम भारत माता की संतान हैं, उसके पुत्र हैं, उसके लाल हैं। हमारा आपसी स्नेह भाव हमें यह भी याद दिलाता है कि हम इस भारत भूमि के सीमावर्ती भूभागों के धीरवीर और दृढ़ निश्चयी पहरेदार हैं, पहरुए हैं, सुरक्षाकर्मी हैं। हम सीमाओं पे सर्दी गर्मी वर्षा में डटे रहते हैं। हम ही इस पुण्य भूमि के दिशाओं के स्वामी हैं, चारों दिशाओं के, 10 दिशाओं के अब इसके हम सुरक्षाकर्मी हैं, पहरेदार हैं।
इसलिए हे देशवासियों, हमें देश की सीमाओं की रक्षा के लिए बल दो, तेज दो, वीरता दो, पराक्रम दो, क्योंकि तुम स्वयं बलवान हो, तुम तेजस्वी हो, जो भारतीय ओज से, तेज से, क्षमा से, सहिष्णुता और तप से संपन्न हो। वह देश की खुशहाली और सुरक्षा के लिए अपना अपना भाग प्रदान करें, अपना अपना योगदान प्रदान करें। अपने देश की संपन्नता के लिए हमें कर्म कौशल की जरूरत है। अच्छे कर्म हमें करने हैं। देश की प्रगति और विकास के लिए हमें आगे आना है। समाज में शांति की स्थापना के लिए कर्तव्य निष्ठा की जरूरत है। अतएव कवि कहता है कि सभी भारतीय देश की सुरक्षा समृद्धि में भागीदार बने। अभी भी युद्ध की आशंका समाप्त नहीं हुई है, अभी भी कुछ नहीं बदला है। इसलिए भारतीय जनता को सावचेत रहने की आवश्यकता है। तो ये प्रस्तुत पद्यांश का भावार्थ हो गया। अब हम व्याख्या का चौथा सोपान कलात्मक सौंदर्य देखते हैं प्रस्तुत पद का। प्रस्तुत पद में कवि ने देश प्रेम, राष्ट्र प्रेम, देशभक्ति की भावना, कर्तव्य निष्ठा, जागृति की व्यंजना की गई है। और प्रस्तुत पद्यांश की शब्दावली तत्सम प्रदान और भावात्मक है। और इस पद्यांश में अनुप्रास, यमक, रूपक और पर्यायोक्ति अलंकारों का सुंदर प्रयोग हुआ है। मुक्त छंद की तुकांतता दृष्टव्य है, देखने योग्य है। और प्रस्तुत पद्यांश की भाषा शैली सहज, सरल और सुबोध तथा कवि के भावों को व्यक्त करने में पूर्ण रूप से सक्षम और समर्थ है। अब हम अज्ञे जी द्वारा रचित जो दूसरी कविता है हमारे पाठ्यक्रम में, हमारी जो पुस्तक है आधुनिक हिंदी कविता जो पुल बनाएंगे शीर्षक कविता है, उसको हम पढ़ते हैं। फिर व्याख्या के 4 सोपानों के आधार पर इसकी हम समीक्षा करते हैं। जो पुल बनाएंगे वे अनिवार्यतया पीछे रह जाएंगे, सेनाएं हो जाएंगी पार, मारे जाएंगे रावण, जयी होंगे राम, जो निर्माता रहे इतिहास में बंदर कहलाएंगे। अब हम इस कविता की या इस पदावतरण की सप्रसंग व्याख्या करते हैं। और व्याख्या के जो 4 सोपान होते हैं, नंबर 1, इसका हम पहले संदर्भ देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश पदावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक आधुनिक हिंदी कविता में संकलित अज्ञे द्वारा विरचित लघु कविता जो पुल बनाएंगे शीर्षक कविता से उद्धृत है, अवतरित है, लिया गया है। अब हम इसका प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने सामाजिक प्रगति को लेकर अपने विचार व्यक्त किए हैं, अपना मंतव्य व्यक्त किया है। अब हम इसका भावार्थ देखते हैं, जो कि व्याख्या का 3रा सोपान है। प्रस्तुत पद्यांश में कवि अज्ञे ने या कवि अज्ञे कहते हैं कि जो पुल बनाएंगे, आपस में जोड़ने का काम करेंगे, वे अनिवार्य रूप से पीछे रह जाएंगे, क्योंकि समुद्र पर पुल बनाए जाने पर श्री राम की सेनाएं उससे पार चली गई थी और उन्होंने लंका युद्ध में पराक्रम दिखाया था। उसमें रावण मारा गया था, श्री राम को विजय मिली थी। उस समय पुल बनाने का काम नल, नील आदि बंदरों ने किया था और वे राम कथा के इतिहास में इसी रूप में प्रसिद्ध हुए थे। आगे कवि कहता है कि पुल बनाने वाले पीछे रह जाते हैं, जबकि उस पुल से पार होने वाले आगे बढ़कर विजयी हो जाते हैं। पुल बनाने वाले पुल बनाते रह जाएंगे और उसको पार करने वाले आगे निकल जाएंगे। उन्हें लक्ष्य प्राप्ति में सफलता मिलती है, बाधाओं पर विजय पाने से वे इतिहास में यश प्राप्त करते हैं।
परंतु जो लोग पुल बनाते हैं केवल परस्पर जोड़ने और एवं प्रगति की भूमिका बनाने में लगे रहते हैं। वे यशस्वी काम करने पर भी इतिहास में सामान्य ही रह पाते हैं तथा उन्हें लोग भूल जाते हैं। इतिहास में उनको विस्मृत कर दिया जाता है। तो ये इस जो कविता है जो पुल बनाएंगे इसका सरल अर्थ या भावार्थ है। अब हम प्रस्तुत कविता का कलात्मक सौंदर्य जो कि व्याख्या का चौथा सोपान है उसको देखते हैं। प्रस्तुत पदावतरण में जो पुल बनाते हैं या बनाने वाले हैं उनका भी उतना ही महत्व है जितना कि उससे पार जाकर विजयी होने वाले का रहता है। परंतु लोग पुल बनाने वालों को अर्थात प्रगति की भूमिका बनाने वालों को भूल जाते हैं। ये मानव का स्वभाव है। यथार्थ रूप में उनका भी उतना ही महत्व मानना चाहिए। प्रस्तुत कविता छोटी एवं प्रतीकात्मक है। इतिहास में बंदर कथन से कवि ने मानव की आदिम दशा एवं उपेक्षा का संकेत किया गया है। और प्रस्तुत पद्यांश की शब्दावली सरल और समासोक्ति अलंकार का इसमें प्रयोग हुआ है। तो ये हमने 2 कविताओं को पढ़ लिया है। कृपया करके छात्राएं या विद्यार्थी प्रस्तुत वीडियो को ध्यान से देखें, सुनें, इसका विवेचन विश्लेषण करें और उसके उपरांत प्रस्तुत वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करने में कोताही न बरतें। धन्यवाद, नमस्कार।